हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जियोग्राफी को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 8th की बुक की शुरुआत हो गई है। पहला चैप्टर पढ़ भी गया है। ये दूसरा चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। अच्छा लेसन है, 1-2 प्रश्न इससे बन जाते हैं। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 6 और क्लास 7 कंप्लीट पढ़ चुकी है, एक एक चैप्टर पढ़ा है, और क्लास 8 भी एक एक चैप्टर में पढ़ाऊंगी। कोई भी चैप्टर ना पहले छोड़ा था और ना अब छोड़ूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह भिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक स्थान से एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। यानी कि माम्बा और पीटर विश्व के 2 अलग अलग स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में भी बहुत अंतर है। ये अंतर क्यों है? क्योंकि इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होना इनकी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसीलिए इन लोगों के जीवन व्यतीत करने में अंतर है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, तो इसको भी पढ़ना आवश्यक है। लिखा है, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। यानी कि 90% जो जनसंख्या है भूमि के 30% भाग पर ही रहती है, और शेष 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या रहती है वहाँ, या वह निर्जन है। तो घनी आबादी सिर्फ 30% भूमि पर ही है। अब लिखा है भूमि। अब पढ़ेंगे भूमि के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत से भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी कि भूपृष्ठ का कुल 30% भाग ही भूमि है, और इस पर भी सभी भाग आवास के योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। कौन से स्थान? उर्वर मैदान और नदी घाटी में जो क्षेत्र हैं वो रहने के लिए भी और कृषि के लिए भी उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है उपजाऊ है। अब लिखा है भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग किस किस में किया जाता है, इसके बारे में लिखा है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि,
वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, यानी कि निजी का मतलब है उनकी स्वयं की खुद की भूमि होती है, वे अपनी भूमि के स्वामी स्वयं होते हैं, तो ऐसी भूमि कहलाती है निजी भूमि। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। अब जिस भूमि पर समूह का यानी समुदाय का स्वामित्व होता है तो ऐसी भूमि कहलाती है सामुदायिक भूमि। आगे लिखा है, सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो याद रखिए, जो सामुदायिक भूमि है इसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। आगे लिखा है, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या और उनकी मांग तो बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है, भूमि तो बढ़ती नहीं है। तो यही लिखा हुआ है, स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, वनों को नष्ट किया जा रहा है, पेड़ पौधों को हटाकर वहाँ कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है और पेड़ों के ना रहने के कारण मृदा अपरदन भी हो रहा है, मरुस्थलीकरण भी हो रहा है। तो ये सब क्या है, पर्यावरण के लिए ये खतरा बनते जा रहे हैं। यहाँ ये चित्र दर्शाई गई हैं भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। तो यहाँ इस चित्र में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ घर कम हैं और कृषि के लिए भूमि अधिक है, और उसके बाद क्या हुआ, घर अधिक बन गए, देख लीजिए आप, और कृषि की भूमि धीरे धीरे कम हो रही है। इसमें देखेंगे आप तो शहर में घर अभी कम है इस चित्र में, और इसमें देखिए कितनी घनी बस्ती हो गई है। तो भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं। अब लिखा है भूमि संसाधन का संरक्षण। तो चलिए पढ़ लेते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। लिखा है, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त सामान्य तरीके हैं। तो भूमि संसाधन का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए इस विनाश की वर्तमान दर को रोकना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, भूमि उद्धार करना है, और जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनका सावधानी से प्रयोग करना है, और अतिचारण पर रोक भी लगानी है। तो ये भूमि संरक्षण के कुछ सामान्य तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ लिखा है अब मृदा के बारे में। भूमि संसाधन के संरक्षण के बारे में पढ़ लिया, अब मृदा के बारे में पढ़ लेते हैं। एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, तो ध्यान से समझ लीजिए। लिखा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है।
यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यहाँ आप इस चित्र में मृदा परिच्छेदिका को देख सकते हैं। ये ऊपर वाली परत है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ये है बालू गाद किले के साथ उपमृदा, ये कहलाती है उपमृदा। ये अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है और ये जनक चट्टान है नीचे वाली, ये है जनक चट्टान। ये मृदा परिच्छेदिका है जो चित्र द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ आप मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक देख सकते हैं। लिखा है जनक सेल रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है और यही प्रश्न पूछा गया था कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निश्चित करता है, तो समय। ये पूछा जा चुका है तो इसलिए इसे याद रखिएगा। और यहाँ लिखा है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ अपक्षय के बारे में लिखा है। अपक्षय क्या होता है, जो शब्द अभी यहाँ आया था अपक्षय, तो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है, अपक्षय। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सोचिए 1 सेंटीमीटर जब मृदा बनती है तो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब लिखा है मृदा निर्माण के कारक, यानी मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप, जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। तो मृदा निर्माण के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। इसके अलावा जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक, ये भी मुख्य कारक हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब लिखा है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय के बारे में जानेंगे। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। तो मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक मृदा का निम्नीकरण कर सकते हैं। तो मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। तो ये सभी कारक क्या करते हैं, मृदा का निम्नीकरण करते हैं। अब इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं, तो संरक्षण के उपाय पढ़ लेते हैं कि मृदा के निम्नीकरण को कैसे रोका जा सकता है। तो पहला है मल्च बनाना, इससे प्रश्न पूछा गया है तो इसे याद रखिएगा। लिखा है पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। यही प्रश्न पूछा गया था कि मल्च बनाना जो है क्या है, तो पौधों के बीच अनावरित भूमि जो होती है उसे जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दिया जाता है, इससे मृदा की आर्द्रता बनी रहती है, यानी नमी बनी रहती है। अब है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म क्या है, दूसरे उपाय में है वेदिका फार्म। लिखा है चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन को रोका जाता है। इस तरीके से बनाए जाते हैं, आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं।
ये होते हैं वेदिका फार्म, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अब लिखा है समोच्च रेखीय जुताई, ये क्या होता है? एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र में ये होती है समोच्च रेखीय जुताई। अब लिखा है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाओं से प्रश्न पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। लिखा है तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो मृदा आवरण को बचाने के लिए वृक्ष जो हैं कतारों में लगाए जाते हैं इस तरीके से। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये कतार में वृक्ष लगे हुए हैं, तो यही कहलाती हैं रक्षक मेखलाएं। यहाँ लिखा है समोच्च रेखी रोधिकाएं, तो ये क्या होता है? समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। अगला उपाय है चट्टान बांध, तो ये भी मृदा के निम्नीकरण को रोकता है। तो लिखा है यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। तो मृदा संरक्षण के उपाय थे, सभी पढ़ लिए हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य बाद में पढ़ेंगे, पहले जल के बारे में पढ़ लेते हैं और ये जल से ही संबंधित है। तो पहले पढ़ते हैं जल के बारे में। लिखा है जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी कि 3/4 भाग पर जल है भूपृष्ठ के। इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होता है और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसके 3/4 भाग पर जल है और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे लिखा है लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। तो समझ लीजिए कितना जल है पृथ्वी पर, नीला ग्रह कहते हैं इसे, लेकिन फिर भी जो उपयोग के लिए जल है वह सिर्फ 2.7% ही है। बाकी जल जो महासागरों में है वह खारा है और मानव के उपयोग के लिए नहीं है। आगे लिखा है इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। तो 2.7% में भी 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है और ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। तो केवल 1% जल जो है मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। आगे लिखा है यह भौम जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय तल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यहाँ आप पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य बताया था। लिखा है वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। यहाँ लिखा है एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। यदि आपके भी घर में कोई नल
टपकता रहता है तो समझ लीजिए कि एक वर्ष में वह 1200 लीटर जल को व्यर्थ कर देता है। आगे लिखा है, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी की सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योगों, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। यानी जो अलवणीय जल है इसकी आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक जनसंख्या है, बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, ये सभी ही जल की आपूर्ति की कमी के कारक हैं। इसके अलावा जल केवल मनुष्य के द्वारा पीने और धुलाई में ही काम नहीं आता बल्कि कृषि में भी, उद्योगों में भी और बांधों के जलाशयों में भी जल का उपयोग किया जाता है। अब लिखा है जल उपलब्धता की समस्याएं। तो जल उपलब्धता की समस्याएं पढ़ लेते हैं। उसके पहले यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है वो पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। तो सोचिए कि जल का बाजार लगता है सौराष्ट्र में और लोग पानी खरीदते भी हैं। अब पढ़ लेते हैं जल की उपलब्धता की समस्याएं। तो लिखा है, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो कई देश ऐसे हैं जिनमें जल की कमी है और जो जल है उन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब लिखा है जल संसाधनों का संरक्षण। यानी जल की कमी है कई प्रदेशों में, तो जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। यानी जल नवीकरणीय साधन है, फिर भी यदि जल अशुद्ध हो जाएगा तो ये अनुपयुक्त हो जाता है, यानी उपयोग के लायक नहीं रहता है। यहाँ आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो नदी है यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। देख लीजिए कितना गंदा पानी है। आगे लिखा भी है, अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों के औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं और जब जल प्रदूषित हो जाता है तो ये उपयोग के लायक रहता नहीं है।
आगे लिखा है इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। आगे लिखा है वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना चाहिए। इस प्रकार से ये स्प्रिंकलर हैं और इन्हीं से सिंचाई करना चाहिए ताकि अधिक जल की बर्बादी ना हो। आगे लिखा है वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो सिंचाई की जो पद्धतियां हैं अन्य उनको अपनाया जाए, ड्रिप टपकन विधि और स्प्रिंकलर से, तो इस प्रकार से जल संरक्षित किया जा सकता है। अब लिखा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। उसके पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। लिखा है अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। अब लिखा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में आप पढ़ लेते हैं। लिखा है स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थीं। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जेसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम के कीटों से प्राप्त किया जाता है जो सहसूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से आप कुछ और जोड़ सकते हैं। तो समझ लीजिए कि पौधे कितने उपयोगी हैं हम लोगों के लिए। आगे लिखा है वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपने भोजन के रूप में कीटों पर निर्भर रहती हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो चाहे छोटे जीव हों या बड़े, ये पारितंत्र के लिए आवश्यक हैं। यहाँ इस चित्र में आप ब्रह्म कमल देख सकते हैं, ये औषधि बूटी है। इस चित्र में आप किलकिला यानी किंगफिशर देख सकते हैं और इस चित्र में आप देख सकते हैं गिद्ध को, और यहाँ लिखा हुआ है
भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधि उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। अब लिखा है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर प्रचुर जल होता है वन वहीं पर पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। जहाँ शुष्क प्रदेश हैं वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ हैं और इनकी जड़ें जो हैं गहरी होती हैं जमीन में। आगे लिखा है बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कई अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, क्योंकि वन बहुत महत्वपूर्ण हैं और यदि वनों को काट दिया जाएगा तो पारितंत्र इससे प्रभावित होगा। इसीलिए इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए। अब लिखा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण, यानी प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण करना है और वन्य जीवन का भी संरक्षण करना है। तो लिखा है वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित और अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। यानी कि मानव जो है इनका शिकार करता है, इन्हें मार देता है इनके खाल के लिए, चमड़े के लिए, नाखून के लिए, दांत के लिए। तो ये जो है कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो नष्ट होने के कगार पर हैं, यानी कि लुप्त हो जाएंगी। तो इनका संरक्षण आवश्यक है, इसीलिए जागरूकता बढ़ाकर इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। आगे लिखा है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है।
अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। इसीलिए स्कूलों में टूर रखा जाता है, बच्चों को चिड़ियाघर ले जाया जाता है और बच्चों को जानवरों के आवास भी दिखाए जाते हैं, पक्षियों के आवास दिखाए जाते हैं ताकि ये अवलोकन कर सकें। आगे लिखा है, बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परपाटी CITES यानी द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। यहाँ जैव मंडल निचय क्या है, इसके बारे में लिखा है। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ भी लिखा है CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, पिरवाल, ऑर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, भूस्खलन। तो भूस्खलन के बारे में समझाया गया है। लिखा है, भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तु स्थिति का अध्ययन यहाँ पर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन के साथ हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। अब यहाँ पर भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ विधियाँ बताई गई हैं। लिखा है, भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो भूस्खलन के बारे में भी पढ़ लिया, अच्छा लेसन था। ये लेसन जो है समाप्त होता है। किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लगे कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।